नमस्कार, जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र अग्रवाल। नई संसद नई लोकसभा का सत्र शुरू होते ही जो एक मुद्दा बहुत ही जोर-शोर से सत्ता पक्ष की तरफ से उछाल दिया गया है, वो है इमरजेंसी का। इमरजेंसी जो 49 साल पहले 1975 के जून में लगी थी। लेकिन इस बार इसे एक जाहिर है एक खास उद्देश्य से, खास मकसद से सत्ताधारी पार्टी की तरफ से इस मुद्दे को उछालकर और इसे चर्चा में लाने की कोशिश की गई। मकसद तो संभवतः यही है कि चूंकि जो अपोजिशन अलायंस है, इंडिया अलायंस, उसने संविधान की रक्षा को अपना मुद्दा बनाया हुआ है। चुनाव में भी वो उसको लेकर गए। राहुल गांधी जैसे जो लीडर हैं वो चुनाव सभाओं में संविधान की कॉपी लेकर जाते थे। और इस बार जब लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई तो इंडिया अलायंस के सदस्य अपने साथ संविधान लेकर आए, यह बताने के लिए कि जो मौजूदा सरकार है ये संविधान को बदलना चाहती है। यानी जो संविधान 1950 में 26 जनवरी को अस्तित्व में आया, लागू हुआ, उस संविधान को खतरा है। तो इसके जवाब में संभवतः बीजेपी ने ये नैरेटिव तैयार किया है, जो कि उनके नेताओं की तरफ से जोर देकर कहा गया है कि संविधान को असल खतरा तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से पैदा किया गया था, उस पर अटैक किया गया था जब 25 जून 1975 की रात में देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। अब यह बात प्रधानमंत्री ने खुद कही, इस मुद्दे को उन्होंने उठाया। सबसे ज़्यादा जिस पर विपक्ष को आपत्ति है, और खुद राहुल गांधी, चूँकि वो अब अपोजिशन के लीडर हैं इसलिए वो जो संसद के भीतर करते हैं वो महत्वपूर्ण है। वो जो अध्यक्ष फिर से चुने गए हैं ओम बिरला, उनसे मिलने गए ये बताने के लिए कि आपने जो अपने भाषण में जिस ढंग से इस मुद्दे को उठाया वो उचित नहीं था, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मामला है, आपने पॉलिटिक्स की इसके लिए। तो अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इसको उठाया और उन्होंने इमरजेंसी को लेकर जो एक पुराना नैरेटिव चला रहा है और खासकर जो बीजेपी का नैरेटिव है, उस कहानी को उन्होंने फिर से सुनाया। और उसके बाद अगले दिन जब राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण दिया तो उसमें भी फिर से घूम फिर कर इमरजेंसी का जिक्र आया। ये भाषण कल ही हुआ। तो प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, फिर राष्ट्रपति, इनकी जुबान से इमरजेंसी की बात अगर उछाली जाएगी तो जाहिर है कि वो मुद्दा बनेगी और उस पर चर्चा होगी। और जब चर्चा होगी तो ये अच्छी बात है कि इस पर खुल के चर्चा होगी। और जब खुलकर चर्चा होगी तो बहुत जो तथ्य हैं, वो तथ्य जो कि मौजूद हैं, कोई उसे नए सिरे से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो तथ्य सार्वजनिक जीवन में मौजूद हैं, वो उस पर भी चर्चा होगी और वो बातें सामने आएंगी। पहली बात तो यह है कि जो इमरजेंसी लगी थी वो क्या थी, क्यों लगाई गई। बीजेपी का नैरेटिव है कि इंदिरा गांधी का जो चुनाव था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में खारिज कर दिया गया और उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश के संविधान को स्थगित कर दिया। संविधान स्थगित किया गया, ये तथ्य नहीं है। इमरजेंसी संविधान के तहत लगाई गई थी, धारा 352 के तहत लगाई गई थी। वो एक संविधान के प्रावधान के तहत लगाई गई थी। उसके तहत चूंकि इमरजेंसी में उस समय ये प्रावधान था कि मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, तो मूल अधिकार स्थगित किए गए, जो तथ्य हैं। खैर, तो इमरजेंसी बीजेपी का नैरेटिव है कि इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई। लेकिन जो इंदिरा जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी उसके बाद उन्होंने कई इंटरव्यूज दिए और खुद उन्होंने जब इमरजेंसी की घोषणा की थी तो उनका अपना एक पक्ष था। उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए इमरजेंसी लगाने का दावा किया था। और इमरजेंसी पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। मेरी जो पसंदीदा किताब है वो इतिहासकार विपिन चंद्र की किताब है, जिस किताब का उन्होंने नाम ही रखा है इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। यानी
इमरजेंसी लगाई भी गई है लोकतंत्र को बचाने के नाम पर, और जो इमरजेंसी के विरोधी थे उन्होंने उसका विरोध किया लोकतंत्र को बचाने के नाम पर। यानी लोकतंत्र को लेकर इमरजेंसी पर दो धारणाएं टकराती हुई उस समय थी, और हम लोग उस समय जो दूसरा एक पक्ष है उसको नज़रअंदाज करके जब हम लोग इमरजेंसी को समझने की कोशिश करते हैं तो जाहिर है एक तरफा नेगेटिव पे पहुंचते हैं। इमरजेंसी लगाई गई। अब आप अगर गौर करें, सीबीआई के जो पूर्व डायरेक्टर हैं एम नागेश्वर राव, अभी इसी विवाद पर उन्होंने कल एक बहुत लंबा पोस्ट लिखा है ट्विटर पर, और उस पर उन्होंने ये इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह बांग्लादेश युद्ध के बाद भारत में जो विदेशी एजेंसियां थी, खासकर जो CIA था, वो सक्रिय हो गया था। एक्चुअली वो युद्ध के पहले नहीं, जब इंदिरा गांधी की सरकार ने सोवियत यूनियन के साथ शांति और मैत्री की 25 साल की संधि की थी, तो उसके बाद जो पूरा अमेरिकी लॉबी और अमेरिकी खेमा था वो इंदिरा गांधी के बिल्कुल ही खिलाफ हो गया था। हम लोग अगर 1970 के दशक की किसी बड़ी घटना पे बात करते हैं तो जो कोल्ड वॉर का संदर्भ था उससे अलग हट के बात नहीं कर सकते। और उस तो ये बातें दर्ज हैं कि किस तरह से उस समय एक ऐसी परिस्थिति देश के भीतर में कुछ बनी, कुछ बनाई गई, और कुछ जो उस समय विपक्ष के नेता थे, जिसमें जयप्रकाश नारायण भी शामिल हो गए थे, बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, मोरारजी देसाई थे, इन्होंने जो कुछ बयान दिए अंतिम समय में, उन्होंने सेना से जो अपील की, जो सीधे तौर पर उसको बगावत की अपील ही समझा जाएगा। इन परिस्थितियों ने इमरजेंसी की परिस्थितियां बनाई। खैर ये लंबी बहस है, हम उसमें नहीं जाते हैं। इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के दरमियान बहुत ज्यादतियां हुई, बहुत अत्याचार की घटनाएं हुई। उसमें कई पहलू हैं, कई उसके पक्ष हैं। कुछ घटनाएं जो हुई वो सीधे पॉलिटिकल वजहों से हुई, कुछ जो हुई उसमें कम्युनल एलिमेंट भी आया। तुर्कमान गेट का जो कांड हुआ था, जिसमें मुसलमानों का जो निवास था उसको जिस तरह से तोड़ा गया था, ये सारा एक लंबा इतिहास है। जब बात होगी तो इस सारे इतिहास पे बात होगी। लेकिन सवाल ये है कि आज जो पार्टी उठा रही है बीजेपी, और उसका जो वैचारिक संगठन है RSS, इनका क्या रोल था उस समय? क्योंकि ये जो इस बारे में जो तथ्य हम लोगों के सामने हैं, वो तथ्य इनको फ्लाइंग कलर नहीं देते हैं। कोई ऐसा इनको ऐसी बातें वो नहीं बताते हैं जिसके आधार पर लगे कि जो आपातकाल लगा उसके खिलाफ संघर्ष में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आप नागेश्वर राव को आप भूल जाएं, आप एक और जो खुफिया अधिकारी थे टीवी राजेश्वर, काफ़ी नामी एक चेहरा है, नाम है, उनकी किताब 2015 में आई थी। उस किताब में टीवी राजेश्वर ने बताया कि RSS के लोगों ने तो असल में माफ़ीनामे दिए थे, और माफ़ीनामा देकर वो जेल से बाहर आए थे। खैर ये बात केवल अकेले टीवी राजेश्वर ने बताई हो, ये बात नहीं है। अगर जो डॉक्यूमेंट्स सामने हैं, जो महाराष्ट्र विधानसभा के डॉक्यूमेंट्स सामने हैं, और जिन्हें जाने माने विद्वान, इतिहास पर भी लेखन करते रहे, कानून के विद्वान रहे, AG नुरानी ने अपने लेखन में डॉक्यूमेंट किया है, उन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है, उसे कोट किया है, उनका हवाला दिया है। अगर आप उस पर गौर करें तो कहानी ये उभर कर सामने आती है कि उस समय जो RSS के सरसंघ चालक थे बाला साहब देवगस, उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिखी थी, और इन चिट्ठियों में उन्होंने ये कहा था कि अगर RSS पर से प्रतिबंध हटा लिया जाए, जो कि इमरजेंसी लगते ही इंदिरा गांधी की सरकार ने RSS पे प्रतिबंध लगा दिया था, अगर RSS से प्रतिबंध हटा दिया जाए तो RSS के जो स्वयं सेवक हैं वो जेल से बाहर आकर इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी लगाने के बाद उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम घोषित किया था। 20 उसमें योजनाएं थी जो गरीबों के लिए, बंधुआ मजदूरों के लिए,
महंगाई कंट्रोल करने के लिए, ये सारी योजनाओं को लेकर एक जो 20 पॉइंट प्रोग्राम था उनका, उस 20 पॉइंट प्रोग्राम को लागू करने में, उस पर अमल करने में आरएसएस के स्वयं सेवक प्रमुख भूमिका निभाएंगे, वो सक्रिय भूमिका निभाएंगे। और वो चिट्ठी अगर आप गौर करें तो वो चिट्ठियाँ मौजूद हैं, वो चिट्ठी वो दस्तावेज के तौर पे मौजूद है। इसके अलावा चूँकि ये हम लोगों की बातचीत की एक सीमा होती है, इस माध्यम पर हम लोग एक एक चीज़ की बारीकियों में नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर एजी नूरानी ने इस पर जो चीज़ें लिखी हैं, टीवी राजेश्वर ने लिखी हैं, और अब एम नागेश्वर राव ने इस पर जो बातें कही हैं, या फिर अगर जो जयप्रकाश नारायण के उस समय सहयोगी थे देवास्यम, अगर उनके लेखन पर हम लोग गौर करें तो जो आज की सत्ताधारी पार्टी और इनका वैचारिक संगठन है, इमरजेंसी के मामले में इनका रिकॉर्ड चमकता हुआ नजर नहीं आता है। तो आज ये सवाल है कि अगर ये सवाल बहस छेड़ी गई है तो बहस हो इस पर, और इस पर खूब बहस हो, और कोई इसमें किसी जो इंदिरा गांधी ने किया, उनकी सरकार ने किया, उनकी सरकार के मंत्रियों ने किया, बंसीलाल ओम मेहता या उनकी सरकार के और मंत्रियों के जो रिकॉर्ड रहे, और उनके बेटे संजय गांधी का जो रिकॉर्ड रहा, उन सबको एक बार फिर से उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, ताकि नई पीढ़ी के लोग भी जो उस समय नहीं थे वो उसको जान सकें कि आखिर भारतीय इतिहास का, आज़ाद भारत के इतिहास का ये अध्याय क्या है। वो अध्याय क्या है जिसको हर साल जून में उछाला जाता है, और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही उछाला गया है। और उसके बारे में बात जो तथ्य हैं वो उसे सामने रखा जाना चाहिए, लेकिन सभी तथ्यों को रखा जाना चाहिए। जो चुनकर केवल एक उस तथ्यों का एक डंडा सिर्फ एक पार्टी पर चलाने के लिए अगर बनाया जाता है तो ये इतिहास से न्याय नहीं है। और जब बात होगी तो उन संदर्भों की भी बात होगी जिसमें इमरजेंसी लगी, उस संदर्भों में किसकी क्या भूमिका रही, उसमें आरएसएस की क्या भूमिका रही, जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका रही, जो विपक्ष के नेता थे मोरारजी देसाई, उनकी क्या भूमिका रही, उन सारी बातों पर फिर तथ्यों की रोशनी में बातचीत होगी। फिलहाल जो स्थिति हम लोगों के सामने है उसमें तो यही लगता है कि उस बहस में आने के लिए जो बीजेपी का लीडरशिप है उसको इन सवालों पर पहले सफाइयाँ देनी चाहिए। संविधान पर अटैक हुआ तो उन्होंने उसे क्यों एंडोर्स किया। एक और तथ्य जो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, उन्हीं की पार्टी के नेता हैं, जो उन्होंने कई बार दोहराया है, इंडिया टुडे पत्रिका में जो छपी हुई बात है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी से समझौता कर दिया और इसीलिए उनको गिरफ्तारी के थोड़ी देर बाद उनको पैरोल पे छोड़ दिया गया और वो फिर जेल नहीं गए। यह सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप। तो ये सारी बातें फिर आएंगी, सारी बातों पर बात होनी चाहिए, और नहीं तो फिर वो इतिहास का एक पन्ना है जो आया और गया, उसकी चर्चा समाप्त की जानी चाहिए। आज बस इतना ही। हम फिर आएंगे आपके पास किसी अन्य विषय पे बातचीत के लिए। आज आप सबको मेरा नमस्कार।